तो मुगल वंश के पतन के कारण में हमने आपको पिछली क्लास में मुगल वंश के कमजोर उत्तराधिकारियों के बारे में बताए थे। बच्चों, इसमें हमने आपको बताया था रफीउ दारजाद, यह 1719 में, और रफीउ दौला यह भी 1719 में। यह दोनों पॉपेट मुगल एम्परर थे। पॉपेट का मतलब कठपुतली मुगल बादशाह। किसके हाथ की कठपुतली थे दोनों? सैयद बंधु हुसैन अली अब्दुल्ला खान के अंडर में दोनों पॉपेट टाइप के थे। एक के बाद एक ये गद्दी पर आए थोड़े थोड़े समय के लिए। पहले रफीउ दारजाद आया, 2-3 महीने में इसका देहांत हो गया। तो फिर रफीउद्दौला को सैयद बंधुओं ने गद्दी पर बैठाया, यह भी मर गया। इसको शाहजहां सेकंड कहा जाता है। शाहजहां सेकंड अगर आपसे पूछें तो इसी को कहा गया है। लेकिन जब इसका देहांत हो गया तो इसके स्थान पर मोहम्मद शाह रंगीला को गद्दी पर बैठाया। तो बच्चों, यहां से आज हम आपको बताना है 1720 से 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला यह गद्दी पर आया था। अब देखिए, इतना लग्जूरियस था, इतना अय्यास था कि इसके नाम से पहले, इसके नाम के बाद रंगीला शब्द लगा है। प्रारंभ के मुगल एम्परर इतने अय्यास नहीं थे, बड़े ही योग्य थे। लेकिन यहां से मुगल एम्परर आप देखें, रंगीला टाइप का मुगल किंग, इसका असली नाम तो रोशन अख्तर था बच्चों। रोशन अख्तर, इसे रोशन अख्तर भी कहा जाता था, या यूं कह सकते हैं कि इसके बचपन का नाम रोशन अख्तर था। सैयद बंधु इसके मदद किए थे सत्ता में लाने के लिए। सैयद बंधुओं की हेल्प से मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी पर आया। लेकिन बाद में सैयद बंधुओं का पतन मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुआ था। और अगर यह क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हिंदुस्तानी दल की क्या स्थिति थी, तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हिंदुस्तानी दल का पतन हो गया था। इसलिए नहीं हुआ कि सैयद बंधु हुसैन अली अब्दुल्ला खान वे मोहम्मद शाह रंगीला के विश्वास खो बैठे थे, बल्कि इसलिए सैयद बंधुओं का पतन हुआ क्योंकि निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में तुरानी दल दरबार में ज्यादा दबंग हो गया था। तो इस तरह से बच्चों, अगर यह क्वेश्चन पुटअप किया जाए, पावर ऑफ सैयद ब्रदर्स किसके समय में डिक्लाइन हुआ? पावर ऑफ सैयद ब्रदर्स डिक्लाइंड, सैयद बंधुओं की सत्ता या सैयद बंधुओं का पतन हुआ। दरअसल अब आपको बताएं कि मोहम्मद शाह रंगीला ने सैयद बंधु हुसैन अली को दक्षिण में भेजा, और उसके बाद दक्षिण में सैयद बंधु हुसैन अली की हत्या हो गई। अब्दुल्ला खान दरबार में था, उसको दरबार में पकड़वा लिया गया। चूंकि अकेला पड़ गया, अकेला पड़ जाने की वजह से वह मजबूर भी हो गया, तो उधर दक्षिण में उसकी हत्या हो गई और इधर उत्तर भारत में इसको पकड़वा लिया गया। तो इस तरह से बच्चों, सैयद बंधु हुसैन अली अब्दुल्ला खान का पतन इसी के दरबार में हुआ, इसी के समय में हुआ। वैसे आपको बताएं, तुरानी दल का नेता चिनकुलिच खान, चिनकुलिच खान, या इसको निजाम उल मुल्क भी कहते हैं बच्चे, इसको निजाम उल मुल्क भी कहा गया है। तो चिनकुलिच खान तुरानी दल का नेता था।
तो कुल मिला के कह सकते हैं तुरानी दल का नेता चिनकुलिच खान इसी समय पावरफुल बना था, इसी समय ताकतवर हुआ था। इसी वजह से सैयद बंधुओं का पतन हुआ था। इसने क्या किया, सैयद बंधुओं की हत्या करवा दिया और बाद में सारी ताकत अपने अंडर में कर लिया था। लेकिन आपको बताएं कि मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में चिनकुलिच खान को दक्षिण का गवर्नर अपॉइंट किया। तो एक बार, पहली बार जब अपॉइंट किया गया 1722 में तो नहीं गया, दोबारा जबरदस्ती इसको फोर्सफुली भेजा गया, साउथ इंडिया में गया और इसने क्या किया, हैदराबाद में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लिया था। तो बच्चों यह भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चिनकुलिच खान निजाम उल मुल्क ने मोहम्मद शाह रंगीला के समय में 1724 में फ्री स्टेट हैदराबाद की स्थापना किया था, फ्री स्टेट ऑफ हैदराबाद। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना किसने किया था, तो 1724 में स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना इसी ने किया था। स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना। तो बच्चों ये याद रखिएगा, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 1717 में मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र राज्य बंगाल की स्थापना फर्रुखशियर के शासनकाल में किया था, लेकिन 1724 में स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क ने किया था। किसके शासनकाल में बच्चों? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। यह क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है। स्वतंत्र राज्य का मतलब होता है कि मुगलों से स्वतंत्रता डिक्लेयर नहीं किया, बल्कि मुगल शासकों के अंडर में ही स्वतंत्र व्यवहार करने लगा, लगान टैक्स वगैरह देना बंद कर दिया और एक फ्री निजाम के रूप में शासन करने लगा था। आज का ओवैसी नहीं है, यह हैदराबाद के निजाम की संतान है, हैदराबाद के निजाम के समय का, यानी यहीं से निजामत स्टार्ट हुआ है। तो इसी वंश से रिलेटेड है ओवैसी, जिस पर अभी हाल ही में गोली कांड हुआ था, आप सभी देखे होंगे, पढ़ा भी होगा। खैर, आपको बताएं बच्चों कि निजाम उल मुल्क का असली नाम चिनकुलिच खान था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट आपको बताते हैं। बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था और नादिर शाह के आक्रमण से मुगलों की सारी पोल खुल गई। पहले विदेशी आक्रमणकारी आते थे तो मुगल सेना स्ट्रांगली उनको पनिशमेंट किया करती थी, लेकिन मुगल सेना इतनी कमजोर हो चुकी थी कि अब विदेशी आक्रमणकारी से मुगल सेना जीत नहीं पाती थी। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में 1739 की बात है, 1739 में बैटल ऑफ करनाल। बच्चों ये करनाल हरियाणा में है। तो करनाल की लड़ाई इसी समय लड़ी गई थी और इस लड़ाई में मुगल आर्मी, अब आप देखिए मुगल सेना का सेनापति आपसे पूछा जाए तो मुगल सेना का सेनापति इस समय सादत खान था। सादत खान। और बच्चों ये सादत खान जो था अवध का नवाब था। अवध आज का लखनऊ का नवाब था ये। और आपको बताएं कि इसी ने 1739 में फ्री स्टेट ऑफ अवध की स्थापना भी कर लिया था। फ्री स्टेट ऑफ अवध यानी स्वतंत्र राज्य अवध की स्थापना किया था। स्वतंत्र राज्य अवध की स्थापना भी इसने 1739 में कर लिया था। जैसे कि हमने आपको बताया था 1717 में स्वतंत्र राज्य बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया था फर्रुखशियर के शासनकाल में। स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क ने मोहम्मद शाह रंगीला के समय में किया था। ऐसे 1739 में स्वतंत्र राज्य अवध की स्थापना सादत खान ने किया था।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि अवध का पहला स्वतंत्र नवाब कौन था, तो बच्चों ध्यान रखें, अवध का पहला स्वतंत्र नवाब सादत खान था। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में इसी ने स्वतंत्र राज्य अवध की स्थापना किया था। मुगल किंग को टैक्स टैरिफ देना बंद कर दिया था। और आपको बताएं कि मुगल किंग मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको नवाब वजीर भी अपॉइंट किया था, सादत खान को सेनापति भी अपॉइंट किया था। तो इस कुल मिलाकर के इसी ने नादिर शाह के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ा था। नादिर शाह बच्चों यह ईरान का था। अब आप देखिए, नादिर शाह यह ईरान का था। ईरान का पुराना नाम पर्शिया है, हिंदी में इसको फारस कहते हैं। तो पर्शिया यानी फारस के नादिर शाह ने भारत पर इस समय हमला किया था। अगर आपसे पूछे कि जिस समय नादिर शाह भारत पर हमला किया उस समय इंडिया में मुगल किंग कौन था, तो बच्चे मोहम्मद शाह रंगीला। इस समय मुगल किंग आपसे पूछा जाए तो मोहम्मद शाह रंगीला यह मुगल एम्परर था। तो इस तरह से मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला था। ईरान का लुटेरा नादिर शाह, बच्चों इसको ईरान का नेपोलियन कहा गया है। ईरान का नेपोलियन भी कहा गया है इसको। तो बच्चों यह भी ध्यान रखिएगा, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह ने 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के समय में भारत पर अटैक किया, हरियाणा में करनाल की लड़ाई लड़ा। इस लड़ाई में मुगल सेना हार गई, सादत खान को पकड़ लिया गया था, सादत खान को गिरफ्तार कर लिया था। सादत खान जब गिरफ्तार हो गया तो मुगल किंग मोहम्मद शाह रंगीला ने नादिर शाह से समझौता किया कि आप 30 लाख रुपया ले लो और वापस ईरान चले जाओ। 30 लाख रुपए के बदले में नादिर शाह ईरान लौटने को तैयार हो गया था, लेकिन सादत खान को नहीं छोड़ा था। सादत खान अपना प्राण बचाने के लिए नादिर शाह से एक झूठ बोला कि अरे तुम 30 लाख रुपए में मान गए, यदि तुम दिल्ली पर अटैक करो तो 30 लाख नहीं बल्कि 30 करोड़ रुपया मिलेगा। लुटेरा नादिर शाह लालची था, लूटपाट करने आया था। कहा अगर 30 करोड़ नहीं मिले तो तुम्हारे प्राण हर लेंगे। अब नादिर शाह ने क्या किया, दिल्ली पर अटैक कर दिया। सादत खान ने सुसाइड कर लिया, सोचा 30 करोड़ रुपया पाएगा नहीं तो पता नहीं क्या क्या उसके साथ करेगा। इसलिए सादत खान ने 1739 में दिल्ली पर अटैक करने से पहले सुसाइड कर लिया था। बच्चों नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर जब अटैक किया तो मोहम्मद शाह रंगीला ने नादिर शाह को 50 लाख देने का वायदा किया कि आप 50 लाख ले लो, वापस ईरान चले जाओ। नादिर शाह मान गया। 50 लाख के बदले में, पहले 30 लाख दे रहा था, अब 50 लाख दे रहा था। 50 लाख के बदले में वापस ईरान लौटने को तैयार हो गया। लेकिन नादिर शाह अपनी सेना के साथ दिल्ली में रुक गया था। अकस्मात एक दिन यह अफवाह फैल गई कि नादिर शाह मारा गया। यह सुनकर मुगल सेना नादिर शाह की सेना पर टूट पड़ी। लगभग 500 सिपाही नादिर शाह के मार डाले। इस बात की खबर जब नादिर शाह को लगी तो नादिर शाह आग बबूला हो गया। नादिर शाह बिकेम एनवायड, नादिर शाह गुस्से में आ गया, आम नरसंहार के आदेश दे दिए। हजारों की संख्या में सिविलियन को नादिर शाह ने मरवा दिया और अंत में दिल्ली लाल किले में प्रवेश किया, करोड़ों की संपत्ति लूटा था। शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस यानी पीकॉक थ्रोन को भी लूट लिया था, जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा था। नादिर शाह तख्ते ताउस यानी पीकॉक थ्रोन मयूर सिंहासन को लूट ले गया। ईरान में पीकॉक थ्रोन को तोड़ डाला, उसमें से कोहिनूर हीरा निकाल लिया था। तो इस तरह से बच्चों करोड़ों की संपत्ति लूट कर ले गया था। 30 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति लूट लेके गया था। नादिर शाह ने मुगल कोष खजाना, मुगल किंगडम को एकदम खोखला बना दिया था। इतना संपत्ति लूट कर ले गया कि मुगल कोष खत्म। बाद के मुगलों को
आर्थिक स्थिति का जमकर सामना करना पड़ा। तो यदि आपसे पूछा जाए पीकॉक थ्रोन कौन लूट लेके गया था, इसको तख्ते ताउस भी कहते हैं। हिंदी में मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस। तो बच्चों, अंतिम मुगल एम्परर जो इस पीकॉक थ्रोन पर बैठा, लास्ट मुगल एम्परर, सेट ऑन दिस थ्रोन। अगर यह क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि लास्ट मुगल एम्परर जो इस सिंहासन पर बैठा, तो आप किसको लगाओगे? अंतिम मुगल शासक, इस पर बैठने वाला। तो आपको मोहम्मद शाह रंगीला लगाना पड़ेगा। मोहम्मद शाह रंगीला इस पर बैठने वाला लास्ट मुगल एम्परर था। इसी के शासनकाल में 1739 में लुटेरा नादिर शाह लूट ले गया था, जिसमें कोहिनूर हीरा भी जड़ा था। और आप सभी जानते हैं कोहिनूर हीरा को निकाल लिया और फिर तख्ते ताउस को तोड़ डाला था। नादिर शाह का उत्तराधिकारी बच्चों जमन शाह, कहीं कहीं शाह सुजा दिया है लेकिन जमन शाह ठीक है। जमन शाह ने 1831 में भारत पर अटैक किया था। वापस लौटते वक्त उसकी कुछ तोपें सतलुज नदी में गिर पड़ी। उस समय पंजाब के किंग महाराजा रणजीत सिंह थे। महाराजा रणजीत सिंह ने उन तोपों को निकलवा करके ईरान भिजवा दिया। इससे खुश होकर जमन शाह, ईरान का शाह, ईरान का किंग जमन शाह, अथवा कहीं कहीं शाह सुजा दिया है बट जमन शाह लगाइएगा। जमन शाह ने 1831 में कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह को गिफ्ट में दे दिया था। महाराजा रणजीत सिंह के नाबालिग पुत्र दलीप सिंह ने 1877 में विक्टोरिया को कोहिनूर हीरा गिफ्ट में दे दिया। अब आप देखिए, इतनी जगह पर यह कोहिनूर हीरा गया था कि इसका ओरिजिनल प्लेस गोलकुंडा माइन है। कर्नाटका के गोलकुंडा माइन से कोहिनूर हीरा निकला था, जो तमाम शासकों के अंडर में रहा। पहली बार दिल्ली में कब आया? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। मलिक काफूर ने वारंगल पर जब अटैक किया था तो उस समय कोहिनूर हीरा दिल्ली आया था और तब से लगातार यहां दिल्ली में ही रहा। बाद में ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह के पास चला गया था। विक्रमजीत सिंह ने हुमायूं को कोहिनूर हीरा गिफ्ट में दिया था कि ले जाओ, इसको बाबर को गिफ्ट कर देना। तब से मुगलों के पास आया। शाह हुमायूं जो था, हुमायूं 15 वर्ष दिल्ली से गायब रहा और फिर हीरा, कोहिनूर हीरा दक्षिण में चला गया था इस 15 वर्ष में। और बाद में मलिक, एक नाम है बच्चे मलिक जुमला, उसने कोहिनूर हीरा फिर से मुगल किंग शाहजहां को दिया था। शाहजहां ने उस कोहिनूर हीरे को पीकॉक थ्रोन में जड़वा दिया। 1739 में इसे नादिर शाह उठा ले गया। नादिर शाह का उत्तराधिकारी जमन शाह ने 1831 में महाराजा रणजीत सिंह को गिफ्ट में दिया और महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी दलीप सिंह ने इसको विक्टोरिया को गिफ्ट में दे दिया। तब से इंग्लैंड में है। तो इस तरह यह कोहिनूर कई जगह गया। तो बच्चों, कुल मिला के अंतिम मुगल किंग जो पीकॉक थ्रोन पर बैठा वो मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है ना? तो इस तरह से मोहम्मद शाह रंगीला के समय में इस विदेशी आक्रमण ने मुगलों की आर्थिक स्थिति को नाजुक बना दिया और फिर मुगलों के पास आर्थिक समस्या का जमकर सामना करना पड़ा। बच्चों, आपको बताएं, मोहम्मद शाह रंगीला के डेथ के बाद इसके स्थान पर अहमद शाह को गद्दी पर बैठाया गया। इमाद उल मलिक इस समय दरबार में दबंगई से पेश आया। इमाद उल मलिक ने मोहम्मद शाह रंगीला के स्थान पर अहमद शाह को गद्दी पर बैठाया।
तो बच्चों अहमद शाह यह 1748 से लेकर 1754 तक यह गद्दी पर रहा। इमाद उल मलिक, इमाद उल मलिक यह अफगान था वैसे, तो यूं कह सकते हैं कि अफगानी दल का नेता इमाद उल मलिक, इसने इसको गद्दी पर बैठाया और स्वयं वजीर बन गया। वजीर का मतलब तो आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह से 1748 से 1754 तक अहमद शाह गद्दी पर था। अब आपको बताएं कि अहमद शाह के शासनकाल में इसका हरम 3 मील दूरी तक फैला हुआ था। हरम माने राजमहल। हरम का मतलब वह प्लेस जहां मुगल किंग जाता था, मुगल किंग वहां रहता था। तो ये हरम में 3 मील की दूरी में महीनों तक पड़ा रहता था। इतनी लग्जूरियस लाइफ जीता था कि बाहर 3 महीने 4 महीने बाद ही निकलता था। इसके किंगडम में क्या हो रहा है इसको नहीं पता। इसके दरबारी भी इसकी तरह अय्याशी कर रहे थे। मुगलों के काल में इसी समय कहा जाता है कि जब सोने में जंग लग जाए तो लोहे का क्या हाल होगा। When gold rusts, what will iron do? जब सोने में जंग लग जाए तो लोहे का क्या हाल होगा। तो आप समझ सकते हैं कि सोने का मतलब मुगल एम्परर और लोहे का मतलब दरबारी। मुगल किंग इतने अय्यास हो गए कि महीनों हरम में पड़े रहते थे, तो दरबारी भी इसी पथ पर चलते थे। दरबारी भी किंगडम की तरफ ध्यान नहीं देते थे, बल्कि वे भी अय्यासी में इन्वॉल्व रहते थे। किंगडम से कोई लेना देना नहीं था। तो इस तरह अहमद शाह, ये अहमद शाह अब्दाली नहीं बच्चों, ये अहमद शाह मुगल एम्परर है। बाद में 1754 में इसके स्थान पर आलमगीर सेकेंड को इमाद उल मलिक ने गद्दी पर बैठाया। इमाद उल मलिक इसी ने नेक्स्ट मुगल एम्परर को सत्ता में लाया। नाम था आलमगीर सेकेंड। तो बच्चों आलमगीर सेकेंड 1754 से 1759 तक आलमगीर सेकेंड यह सत्ता में आया। इसको भी वही सत्ता में लाया। किसने लाया बच्चों? यही इमाद उल मलिक ने इसको सत्ता में लाया। तो इस तरह से बच्चों एक के बाद एक निकम्मे उत्तराधिकारी सत्ता में आने लगे थे और विशाल मुगल किंगडम ताश के पत्ते की तरह ढहने लगा था। तो बच्चों आपको बताएं कि इस समय अहमद शाह अब्दाली भारत पर अटैक करने लगा था और कई अटैक हो भी चुका था। तो इमाद उल मलिक इस समय मुख्य भूमिका में था। और आपको बताएं कि इसके शासनकाल में भी इमाद उल मलिक यही वाला वजीर के पोस्ट पर इसके समय में भी रहा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण किसके समय से स्टार्ट हुआ है, तो इसी के शासनकाल से स्टार्ट हुआ था। अहमद शाह अब्दाली यह अहमद शाह अब्दाली बच्चों यह अफगानिस्तान का था। भारत पर इसके आक्रमण इसी के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था और इसने पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले 5-6 बार भारत पर अटैक कर चुका था। पंजाब तक इसने जीतकर अपने अंडर में कर लिया था। आपको पता होगा पेशवा बाजीराव फर्स्ट, पेशवा बाजीराव फर्स्ट जो 1720 से 1740 तक था। पेशवा बाजीराव फर्स्ट बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किंग था। पेशवा बाजीराव संघ जो था, पेशवा बाजीराव फर्स्ट मराठा पेशवा था। उसके शासनकाल में मराठा किंगडम अपनी चरम सीमा पर थी। पेशवा बाजीराव फर्स्ट जो था, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के समय में दिल्ली पर 1737 में अटैक किया था। मुगल एम्परर भागने ही वाला था कि पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने मुगल किंग मोहम्मद शाह रंगीला से समझौता कर लिया था। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि पेशवा बाजीराव फर्स्ट के अंडर में मुगल किंग मोहम्मद शाह रंगीला आ चुका था।
चूंकि पेशवा बाजीराव फर्स्ट 1737 में दिल्ली पर अटैक किया था। तो बच्चों इस तरह से 1739 में नादिर शाह आया था, नादिर शाह लूटपाट कर चला गया, और देन उसके बाद 1748 में मोहम्मद शाह रंगीला के डेथ के बाद जब अहमद शाह गद्दी पर आया, तो अहमद शाह के शासनकाल में अफगानिस्तान का अहमद शाह अब्दाली भारत पर अटैक करने स्टार्ट किया था। आपको बताएं कि जब तक पेशवा बाजीराव फर्स्ट जीवित था तब तक पंजाब साइड तक मराठों का कब्जा था। जैसे ही पेशवा बाजीराव फर्स्ट का देहांत हुआ, उसका उत्तराधिकारी पेशवा बालाजी बाजीराव सत्ता में आए। पेशवा बालाजी बाजीराव बड़ा निकम्मा था। उसके शासनकाल में मराठा सेना पंजाब पर अपना दावा पेश करती थी, लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर अटैक करके पंजाब और आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा जमा लिया था। पानीपत की लड़ाई 1761 में लड़ी गई। उस समय मुगल किंग शालम सेकंड था, आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले अहमद शाह अब्दाली भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब काफी बड़े क्षेत्र तक उसने कब्जा जमा लिया था। मुगल शासक अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ नहीं सकता था। इतना निकम्मा मुगल एम्परर हो चुका था अब कि विदेशी आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर सकते थे। केवल पेशवा बाजीराव फर्स्ट जो था वह बड़ा स्ट्रॉन्ग किंग था, लेकिन उसके बाद उसका उत्तराधिकारी पेशवा बालाजी बाजीराव बेहद कायर और निकम्मा साबित हुआ। अहमद शाह अब्दाली का सामना नहीं कर पाया। मुगल तो सामना करने लायक थे नहीं, लोकल किंग तमाम थे, जाट्स थे, सिख थे, उनके बस का भी नहीं था। अब आपको बताएं कि अहमद शाह अब्दाली अगर आपसे पूछे कि किसके शासनकाल में भारत पर अटैक करना स्टार्ट किया था, तो अहमद शाह मुगल किंग के समय में अहमद शाह अब्दाली अटैक करना स्टार्ट किया था। इसके समय में भी आक्रमण होता रहा, लेकिन इन्होंने उससे लड़ाई लड़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि इनके बश का था भी नहीं। इस समय मुगल किंग विदेशी आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर सकती थी। बच्चों आलमगीर सेकेंड के बारे में अगर आप देखें, इसको अजीजुद्दीन कहा जाता है, इसका रियल नेम कह सकते हैं अजीजुद्दीन था, यह इसका रियल नेम था। अजीजुद्दीन वास्तविक नाम था इसका, तो इसका रियल नेम अजीजुद्दीन था। इसके शासनकाल में आप समझ सकते हैं 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी, अर्थात जब यह मुगल किंग था तो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। प्लासी बच्चों बंगाल में है। इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड सिराजुद्दौला। उस समय बंगाल का नवाब यही था। तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, इसके बारे में हम आपको अलग से डिटेल में बताएंगे। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और ब्रिटिश कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ा था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने उसको धोखा दिया था। ये हम आपको बताएंगे अलग से, लेकिन आपको याद रखना है कि जिस समय प्लासी की लड़ाई लड़ी गई उस समय मुगल किंग शालम सेकेंड था, आलमगीर सेकेंड था, जिसका रियल नेम अजीजुद्दीन था। यह सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया, इतना योग्य नहीं था। तो एक के बाद एक मुगल एम्परर ताश के पत्ते की तरह ढहने लगे, मुगल किंगडम का बिखराव हो गया। आलमगीर सेकेंड के बाद बच्चों इसका उत्तराधिकारी शालम सेकेंड आया। शाहलम सेकेंड 1759 से 1806 तक रहा। अब अगर आप देखें तो शालम सेकेंड काफी लंबे समय तक शासन किया था। 1759 से 1806 लगभग 48 साल तक, है ना, 48 वर्ष तक शासन किया। अली गौहर इसका रियल नेम था, इसको अली गौहर कहा जाता था।
तो बच्चे इसे अली गौहर कहा गया था। अब आप देखिए, जब यह मुगल एम्परर बना तो इसके समय में एक तो 1760 में वांडी वॉश की लड़ाई लड़ी गई दक्षिण भारत में, जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गई थी। खैर ये साउथ में था, मुगल किंग से कोई मतलब नहीं था। अंग्रेज और फ्रांसीसी इंडिया में आपस में लड़ रहे थे। 1760 में वांडी वॉश कर्नाटका में की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया। उस समय अगर आपसे पूछें मुगल किंग कौन था, तो शालम सेकेंड था। 1761 में 14 जनवरी के दिन पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। मुगल इतने निकम्मे थे कि इसी अहमद शाह अब्दाली से मुगल सेना लड़ नहीं पाती थी, इतनी कमजोर हो चुकी थी। मराठे लड़ते थे। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों से क्यों लड़ा? क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने अपने पुत्र को पंजाब का गवर्नर अपॉइंट करके 1759 में चला गया था। मराठा सेना ने पंजाब से अहमद शाह अब्दाली के पुत्र को मार भगाया। इसी वजह से अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को दंड देने के लिए 1761 में पानीपत के मैदान में 14 जनवरी को लड़ाई लड़ा था। मुगल शासक अहमद शाह अब्दाली था, मुगल शासक शालम सेकेंड था। यह मराठों का साथ नहीं दिया, बल्कि आपको बताएं कि अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया में जितने भी किंग थे उत्तर भारत में या मध्य भारत में या राजपूताना क्षेत्र में, उन सभी को अलग थलग कर दिया था। इवन आपको बताएं कि महाराजा सूरजमल के अंडर में जाटों ने राजपूतों को इकट्ठा करने का प्रयास किया था, लेकिन अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने महाराजा सूरजमल को अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ न जाने के लिए कहा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अहमद शाह अब्दाली जब पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ा तो उस समय मुगल किंग निकम्मा, इसके बश का कुछ नहीं था। शालम सेकंड बेकार था। सुजाउद्दौला जैसे लोकल किंग अहमद शाह अब्दाली के लिए बैटिंग कर रहे थे। सूरजमल थोड़ा बहुत तैयार हुए, इकट्ठा करने का प्रयास किए, लेकिन आसपास पड़ोसी राज्यों ने उनको दबा दिया, आने ही नहीं दिया। मराठे इकट्ठा नहीं कर पाए। मराठे अकेले अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़े और पानीपत के मैदान में मराठे बुरी तरह से हार गए थे। पेशवा इस चिंता में मर गया कि उसके जितने भी दरबारी थे, बड़े बड़े अमीर थे, नोबल थे, मोस्टली उसमें से मारे गए थे। लड़ाई में केवल मेहदी सिंधिया बचे थे, नाना फडणवीस बचे थे, बाकी मल्हारराव होलकर बचे थे। अन्यथा जितने भी मराठे बड़े बड़े दिग्गज थे वे पानीपत की लड़ाई में मारे गए थे। पेशवा बालाजी बाजीराव का बेटा भी विश्वासराव भी मारा गया था। पेशवा का बेटा भी मारा गया। और वैसे आपको बताएं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुगल सेना का सेनापतित्व किसने किया था बच्चों? तो मुगल सेना का सेनापतित्व इन्होंने किया था, सदाशिव भाऊ ने। खैर आपको बताएं बच्चों, 1764 में बक्सर की लड़ाई में शामिल हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जिस समय पानीपत की थर्ड लड़ाई लड़ी गई उस समय मुगल किंग कौन था, तो शालम सेकेंड को लगाना है। सो बच्चों, शालम सेकेंड इस समय मुगल एम्परर था। अली गौहर इसका रियल नेम था। इसके समय में कई इंपॉर्टेंट लड़ाइयां लड़ी गई, उनमें से कुछ का ये पार्ट ही नहीं था, जिसमें इसके शासनकाल में दक्षिण में वांडी वॉश की लड़ाई, 1760 में बैटल ऑफ वांडी वॉश, वांडी वॉश यह कर्नाटका में है बच्चों। वांदी वॉश की लड़ाई, इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में थी।
और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में काउंट लाली ये बुरी तरह से हार गया था। और इस हार के बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से लगभग वाश हो गया था, सफाया हो गया था। सारे क्षेत्रों पर ब्रिटिश कंपनी ने कब्जा जमा लिया था। बाद में 1763 में पीस ऑफ पेरिस हुआ था। पेरिस की संधि के द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को पौंडीचेरी, माही, जिंजी, चंद्रनगर उनके कुछ कारखाने वापस लौटा दिए गए, लेकिन कहा गया किलेबंदी न करें। तो इस समय आपसे पूछें मुगल एम्परर कौन था, तो बच्चों शालम सेकंड था। इस समय मुगल एम्परर शालम सेकंड था। तो खैर अंग्रेज और फ्रांसीसियों को तो कभी कोई हस्तक्षेप ही नहीं करता, ठीक है, आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन बच्चों 14 जनवरी 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो अब आप देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई, यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। सो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। और आपको बताएं कि इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को बुरी तरह से हराया था। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। तो अहमद शाह अब्दाली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे सवाल पूछे जाते हैं बच्चों। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का लुटेरा, लूटपाट करता था। मराठा में अगर आप देखें तो इस समय पेशवा, आपसे पूछा जाए कि इस समय पेशवा कौन था, तो बच्चों बालाजी बाजीराव यह पेशवा थे। यह इस समय पेशवा थे। और इस लड़ाई में मराठा सेनापति कौन था, कमांडर इन चीफ कौन था, तो सदाशिव भाऊ लगाए। सदाशिव भाऊ मराठा सेनापति था। और इस समय मराठा सेना का तोपची कौन था बच्चे, तोपची का मतलब होता है आर्टिलरी मैन। तो आर्टिलरी मैन कौन था इस समय, इब्राहिम खान गारदी था। इब्राहिम खान गारदी यह मराठों तोपों का तोपची था। तो पेशवा बालाजी बाजीराव, सेनापति सदाशिव भाऊ, तोपची इब्राहिम खान गारदी। इस समय मुगल एम्परर कौन था बच्चे, तो शालम सेकंड इस समय मुगल एम्परर था। दूर दूर तक यह मराठों का साथ नहीं दिया था, बल्कि इसका झुकाव अहमद शाह अब्दाली के साथ था। पानीपत की लड़ाई में अगर आप देखें तो मराठों की हार के कई कारण हैं। पहला रीजन तो यह है कि पहली बार मराठा सेना प्लेन बैटलफील्ड में लड़ रही थी, जबकि इससे पहले मराठा सेना कभी भी प्लेन बैटलफील्ड में नहीं लड़ा था, बल्कि छापामार युद्ध लड़ते थे। और वैसे दूसरा रीजन यह था कि मराठा सिपाही, मराठा दरबारी अपनी पत्नियों के साथ यमुना दर्शन करने आए थे। यमुना नदी का पानीपत में दर्शन करने आए थे। इनके साथ बहुत सारी महिलाएं भी थीं। उनको यह नहीं पता था कि अहमद शाह अब्दाली उन पर अकस्मात हमला कर देगा। इन्हें तब पता चला जब यह मालूम हुआ कि अहमद शाह अब्दाली जो था वह यमुना क्रॉस करके इनको चारों तरफ से घेर लिया है। थोड़ा आभास तो पहले हो गया था कि अहमद शाह अब्दाली आ चुका है और मराठों को हराना चाहता है। तो इन्होंने थोड़ा बहुत इधर डिप्लोमेटिक चाल चली, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। बाद में रात के समय अहमद शाह अब्दाली की सेना यमुना नदी क्रॉस करके जिस जगह पर ये लोग ठहरे हुए थे उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया। सदाशिव भाऊ सबसे पहले महिलाओं को, मराठा महिलाओं को बचाना चाहते थे। उनका यह कहना था कि सबसे पहले मराठा महिलाओं को
इस कैंप के अंदर से बाहर ले जाओ और तभी हम हमला कर सकते थे। अच्छा, अहमद शाह अब्दाली उन पर हमला नहीं करना चाहता था, बल्कि अहमद शाह अब्दाली चाहता था कि मराठे सदाशिव भाऊ स्वयं मराठे अपने आप अहमद शाह अब्दाली पर हमला करे। कारण और भी हैं। मराठों के पास भारी भारी तोपें थीं, जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में 15 से 20 सिपाही चाहिए, जबकि अहमद शाह अब्दाली के पास जो तोपें थी बड़ी हल्की थी, ऊंट के पीठ पर रखी गई थी। इतनी हल्की तोपें थी बच्चों, ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट्स, वहीं से वो गोले दाग रहे थे। इसके अलावा अहमद शाह अब्दाली बड़ा ही स्ट्रेटेजिक वे में मराठों को जो रसद पहुंच रहा था, रसद का मतलब होता है खाने पीने का अनाज। मराठा कैंप में मातम छाया था, पीने का पानी भी नहीं था, खाने के लिए गेहूं चावल भी नहीं था। मराठा सिपाही खाने के भाव में, मराठा पशु हाथी घोड़े ऊंट यह पानी और चारे के अभाव में मर रहे थे। तो एक तरफ जहां मराठा कैंप में मातम छाया हुआ था, उनको रसद नहीं पहुंच पा रहा था, अहमद शाह अब्दाली ने रसद को कटवा दिया था। एक बात और आपको बताएं कि इंडिया में मराठों की मदद पानीपत के मैदान में किसी ने नहीं किया, जबकि दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली की मदद सुजाउद्दौला कर रहा था। सुजाउद्दौला अवध का नवाब और नजीबुद्दौला रोहिल्ला सरदार था। रोहिल्ला सरदार नजीबुद्दौला, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, दोनों अहमद शाह अब्दाली की मदद कर रहे थे। चूंकि मराठों ने नजीबुद्दौला को बहुत प्रताड़ित किया था, बहुत दंड दिया था, और उधर सुजाउद्दौला को भी बहुत दंड दिया था, इसलिए दोनों मराठों से खफा थे। चूंकि मराठों से कोई संतुष्ट नहीं था, बाजीराव फर्स्ट के समय में मराठों ने लोकल किंग को बहुत परेशान किया था। तो इस तरह से मराठों की मदद कोई नहीं कर रहा था, जबकि अहमद शाह अब्दाली की मदद सुजाउद्दौला कर रहा था, नजीबुद्दौला कर रहा था। मल्हारराव होलकर की नजीबुद्दौला से बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छी जमती थी। सदाशिव भाऊ ने कहा, इन महिलाओं को आप नजीबुद्दौला की तरफ से निकाल कर लेके चले जाओ। लेकिन मल्हारराव होलकर जाना नहीं चाहते थे, चूंकि उन पर लांछन लग सकता था कि मैदान से भाग आए थे। लेकिन बड़ा रिक्वेस्ट करने पर मल्हारराव होलकर ने मराठा महिलाओं को पानीपत के मैदान से निकालने के राजी हो गए। नजीबुद्दौला ने मल्हारराव होलकर को महिलाओं को लेकर जाने के आदेश दे दिए। महिलाओं को ले जाने के बाद जब मराठा कैंप में महिलाएं नहीं रहीं, उसके बाद मराठा फिर अटैक किए हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, चूंकि मराठा सिपाही भोजन के अभाव में मर रहे थे, पानी के अभाव में मर रहे थे। मराठा कैंप में मातम छाया हुआ था, मरने से सड़न पैदा हो रही थी, अब वहां अकाल भी फैला हुआ था। तो इस तरह से मराठे सिपाही यह कह रहे थे कि एक मौका लड़ने को दे दो, भूख से मत मारो, हमें लड़ने का एक मौका दो, बहुत देर हो चुका था। और जैसे ही अटैक किया, मराठा तोपें भारी पड़ रही थी। लेकिन बच्चों, अकस्मात बढ़िया लड़ाई चल रही थी, अकस्मात देखा कि विश्वासराव मारे गए, जिसे देखकर सदाशिव भावुक हो गए। घोड़े पर चढ़कर लड़ रहे थे, कूदकर जमीन पर आ गए, एक सिपाही की तरह लड़ने लगे। चारों तरफ से इनको घेर लिया गया और फिर इनको गोली से शूट कर दिया गया। जैसे ही भाऊ मरे, मराठा सैनिकों में भगदड़ मच गई, कहा भागो, भाऊ मारा गया। तो मराठा सैनिक इस तरह से भाग निकले। महदजी सिंधिया, महदजी सिंधिया एक बचे थे, और नाना फडणवीस तो बड़े सीनियर मोस्ट मेंबर थे, वो लड़ने नहीं गए थे, राजनीति बनाते थे वो, वे बचे थे, जिनका असली नाम भानु था, वे भी बच गए थे। इन दोनों ने, महदजी सिंधिया और नाना फडणवीस ने, बाद में मराठा किंगडम को फिर से खोई हुई प्रेस्टीज पावर को दिलाया था वापस। लेकिन यह है कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से मराठा पावर टूट गया था, मराठों का भी इस समय डिक्लाइन हो गया था। मुगल किंग का तो वैसे ही पता चल गया था कि जब मुगल किंग विदेशियों से नहीं लड़ पाता, तो इसका मतलब मुगलों की स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी थी। बच्चों, आपको बताएं कि 1764 का बक्सर की लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई
तो अब आप देखिए बक्सर की लड़ाई, बक्सर ये बिहार में है। इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीन सेनाओं को, तीनों की कंबाइंड सेना को हराया था। किसका? मीर कासिम। इस समय बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब था ये। इसके साथ सुजाउद्दौला भी था। सुजाउद्दौला यह अवध का नवाब था। और तीसरा इसका साथ दिया शालम सेकेंड। बच्चों सालम सेकेंड इसमें लड़ा था, मुगल शासक था यह मुगल किंग था। तो इस तरह से आप देखें ब्रिटिश कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ा था। हेक्टर मुनरो यह अंग्रेजों का सेनापति था। तो एक तरफ अंग्रेजों की तरफ से ये, और दूसरी तरफ ये तीनों इकट्ठा लड़े, लेकिन आपको बताएं तीनों हार गए। मीर कासिम भाग गया था, सुजाउद्दौला यह भी भाग गया, अवध चला गया। मीर कासिम बचकर भागता हुआ राजस्थान क्षेत्र से होता हुआ दिल्ली में कहीं गुमनाम से रहने लगा था। शालम सेकंड को मुगलों ने, शालम सेकंड ने को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। शालम सेकंड गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में शालम सेकंड ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दिया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख सालाना पेंशन के बदले में दे दिया था। तो इस तरह से बक्सर युद्ध में मुगल किंग शालम सेकंड शामिल हुआ। बक्सर युद्ध में शामिल होने के बाद वह अंग्रेजों से हारकर, अंग्रेजों ने इसको इलाहाबाद किले में बंधक बनाया। ऐसा मुगल एम्परर शालम सेकंड था जिसे अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और जिसे बंधक बना करके अंग्रेजों ने इलाहाबाद किले में रखा। और बाद में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का जब फर्स्ट गवर्नर बनकर आया, तो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर बन के आने के बाद लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में इलाहाबाद की संधि किया। इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ले लिया। दीवानी का मतलब होता है लगान कलेक्ट करने का अधिकार। और उस दीवानी में से 26 लाख रुपया मुगल किंग शालम सेकंड को पेंशन दिया। तो एकमात्र ऐसा मुगल एम्परर शालम सेकंड था जो कंपनी की पेंशन पर निर्भर हो गया और जिसे कंपनी ने कैदी बना के रखा था। बाद में बच्चों इसी के शासनकाल में, शालम सेकंड के शासनकाल में, अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली का विलय कर लिया था। शालम सेकंड के समय में अंग्रेजों ने दिल्ली को ब्रिटिश कंपनी में शामिल कर लिया था। मुगलों के पास नाम मात्र का लाल किला रह गया था। केवल लाल किला छोड़कर बाकी पूरा इनका किंगडम बिखर गया। दिल्ली को अंग्रेजों ने 1803 में शामिल कर लिया। तो अगर ऑफिशियली अगर आप देखें तो लास्ट मुगल एम्परर ऑफिशियली शालम सेकंड था। तो एकमात्र ऐसा मुगल एम्परर शालम सेकंड imprisoned or given pension by British East India Company। कंपनी ने इसको कैद कर लिया और इसको पेंशन दिया था। तो ऐसा मुगल एम्परर जो कंपनी की पेंशन पर डिपेंड रहा और जिसको कंपनी ने कैदी बना के रखा, इसी के शासनकाल में 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अनेक्स्ड दिल्ली, कंपनी ने दिल्ली का विलय कर लिया था। अर्थात दिल्ली को कंपनी में मिला लिया था। तो ऐसा मुगल एम्परर जिसके समय दिल्ली अंग्रेजों के पास चली गई थी। इसके बाद इसका बेटा अकबर सेकंड गद्दी पर बैठा। अकबर सेकंड 1806 से लेकर
1837 तक यह मुगल एम्परर था, लेकिन इसके पास केवल किला ही रह गया था। इसका किंगडम केवल लाल किले तक ही था, दिल्ली के लाल किले तक इसका किंगडम था। तो बच्चों, इस तरह से अकबर सेकेंड नाम का मुगल एम्परर था। इसको तो पेंशन भी नहीं दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अकबर सेकेंड को पेंशन नहीं दिया। ये टेंशन में आ गए। मुगल किंग अकबर सेकेंड ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजा कि जाइए इंग्लैंड की महारानी से बात कर पेंशन चालू कराइए। राजा राम मोहन राय राजा की टाइटल लेकर इंग्लैंड गए। क्वीन से बात किया, पेंशन चालू नहीं करा पाए। 1833 में राजा राम मोहन राय का देहांत इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हो गया था, लेकिन पेंशन नहीं दिला पाए। तो इस तरह से मुगल किंग महलों का महापौर रह गया। मुगल एम्परर के पास कोई पावर नहीं थी, इसको पेंशन नहीं दिया, नॉट गिवन पेंशन। ऐसा मुगल किंग बाद में इसको पेंशन भी नहीं दिया। दिल्ली किले में, लाल किले में रहने को परमिशन था बस। राम मोहन राय को राजा की टाइटल दिया था, राजा, गिवन टू राम मोहन राय। तो बच्चों, राम मोहन राय को राजा की उपाधि इन्होंने दिया था। तो राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए पेंशन के चक्कर में इनके, लेकिन पेंशन नहीं दिला पाए। वहीं पर इनका देहांत हो गया। तो नाम के किंग थे। इसके बाद बच्चों आपको बताएं, अकबर सेकंड के बाद बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह सेकंड, या इनको जफर भी कहते हैं क्योंकि यह उर्दू के शायर थे। 1837 से 1862 तक ये जीवित थे। तो बहादुर शाह सेकंड यह 1857 की क्रांति में दिल्ली से शामिल हुए थे। 1857 की क्रांति में दिल्ली से शामिल हुए, और जब अंग्रेजों ने क्रांति को दबाना स्टार्ट किया तो यह अपने परिवार के साथ हुमायूं के मकबरे में जाके छिप गए थे। जनरल हडसन, एक अंग्रेज अधिकारी जनरल हडसन, इनके पास, हुमायूं टॉम के पास आया। इनको कहा कि आप अपने परिवार के साथ इस मकबरे से बाहर आ जाओ, आपको और आपके परिवार को छोड़ दिया जाएगा। ये आ गए, बाहर आ गए परिवार के साथ। जनरल हडसन ने इनके पुत्र, यानी इनके पुत्रों और पौत्रों को गोली मार दिया। इन्हें रंगून भेज दिया। रंगून में 1862 में इनका देहांत हो गया। इस समय रंगून में इनका देहांत हो गया, और इनका मकबरा, रंगून में इनका मकबरा, रंगून बच्चे आज की डेट में म्यांमार कहते हैं, पहले बर्मा कहते थे। तो लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकेंड 1857 की क्रांति में शामिल हुए, और इनको अंग्रेजों ने पकड़ करके रंगून भेज दिया, जहां इनका देहांत हो गया। और फिर इसके बाद इनका कोई वंश चला नहीं। वैसे तो बहन इनकी थी जिनकी शादियां हो गई थी, और वैसे लोग थे, लेकिन इनका अपना कोई संतान नहीं बचा। सन्स और ग्रैंड सन्स को गोली मार दिया था। किसने? जनरल हडसन ने। तो बच्चे, ये मुगल शासक इतने कमजोर निकम्मे थे, जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया। ये मुगल एम्परर के वीक सक्सेसर औरंगजेब के कमजोर उत्तराधिकारी विशाल मुगल किंगडम को संभाल नहीं पाए। यह मुगल वंश के पतन का एक प्रमुख कारण था। ठीक है।